ताज़ेब नंबर 19। राजा शराफत अली को अभी सूरत हाल की संगीनी का एहसास ही नहीं हुआ था, और इसकी वजह यह थी कि अब तक की ज़िंदगी नहायत कामयाब रही थी, जो चाहा हासिल कर लिया। बहरहाल इस वक्त तो दिल को लग गई थी, और जो कुछ कर रहे थे वो सिर्फ जुनून के आलम में ही कर रहे थे। अपने दानिश में कोसर जहां बेगम को शिकार करने के लिए बेहतरीन तैयारियां कर रहे थे। कोठी हासिल कर ली गई थी जो देखने दिखाने से ताल्लुक रखती थी, और इस वक्त वो टहलते हुए फूलों के साथ साथ गर्दिश कर रहे थे। भीनी भीनी खुशबू फजा में रची हुई थी, आसमान पर बादलों के टुकड़े गर्दिश कर रहे थे। कोठी बहुत हसीन थी, हर चंद के आर्जी तौर पर हासिल की गई थी, इंतहाई माकूल किराया अदा करके, लेकिन जगह ऐसी पुरफरेब थी कि जो एक बार यहाँ आ जाए इसके जाने को जीना चाहे। कोई महबूब नज़र साथ हो तो इन फूलों का हुस्न दोबाला हो जाए और ये मौसम शराब बरसाने लगे। जहन में कोसर जहाँ का ख्याल आया, लेकिन इस ख्याल के साथ इश्क मोहब्बत का कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि इस ख्याल के साथ इनके जख्म चटकने लगे थे। एक तवाइफ की मजाल के राजा शराफत अली जैसे शहनशाह सिफ्त इंसान को ठुकरा दे। इधर तो राजा साहिब कोठी का जायजा ले रहे थे और उधर कुछ फासले पर नवाबुद्दीन रहमत खान से बातें कर रहा था। इनकी निगाहें राजा साहिब पर लगी हुई थी। दोनों यही इस कोठी पर थे, बाकी दोस्तों को किसी काम से भेजा गया था। नवाबुद्दीन ने कहा, यार रहमत खान, मौसम वाकई बड़ा खूबसूरत है, ऐसी सूरत में इस अहाते में कैद होकर बैठना कोई अच्छा नहीं लग रहा। छोड़ो यार, हम लोगों की ज़िंदगी कैदियों की सी है, आज़ाद कहाँ है। कैदी जुर्म करके जेल की चारदीवारी में कैद हो जाते हैं। हमारा जुर्म हमारी ज़रूरत है, और हम अपनी ज़रूरत के तहत अपने आप को किसी भी जगह कैद कर लेते हैं। देख लो राजा साहिब को, कितना रुपया खर्च किया उन्होंने इस कोठी पर, और कितने जेवरात बनवाए हैं उस तवाइफजादी को देने के लिए। इससे अंदाज़ा लगाओ कि वो तवाइफ राजा साहिब की निगाहों में कितनी हैसियत रखती है। लाखों लुटा रहे हैं, कोठी मोतियों से सजा दी है, जो लगता है जैसे इस बात के ख्वाहिशमंद हों कि हर चीज़ इसे मुहैया कर दी जाए। देखो ज़रा इन दौलत वालों का जहन, वो एक तवाइफजादी है, गैर है। इससे हल्की सी शनासाई हुई थी और राजा साहिब को अपनी तौहीन का एहसास हुआ, और इस तौहीन का इंतकाम लेने के सिलसिले में उन्होंने अपने ख़जानों के मुंह खोल दिए। मुझे ये बताओ नवाबुद्दीन, हम में से किसी शख्स को अगर इतनी ज़रूरत पेश आ जाए कि हमारी ज़िंदगी पर बन जाए, तो क्या राजा साहिब ख़जानों के मुंह इस तरह खोल सकते हैं? कहाँ भाई, हम पर जो खर्च किया जाता है इसका अंदाज़ा हम दोनों को ही है। हम तो हाथ फैलाने वालों में से हैं। दोस्त का नाम दिया गया हमें, लेकिन हमारी हकीकत क्या है ये हम ही जानते हैं। दोस्ती के नाम का तो मजाक उड़ाया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों समझें इनको अपना दोस्त। नौकर है, तनख्वाह लेते हैं और बस। यार हमें तो तनख्वाह भी बाकायदगी से नहीं मिलती, बस दोस्ती के नाम पर एहसानात किए जाते हैं। तो फिर एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? यार क्या बुरा मानूंगा, वही जो हाथ लग जाए हमारा। कैसी दोस्ती, काहे का रिश्ता, अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। नवाबुद्दीन खुशी से उछलता हुआ बोला, तो फिर मिलाओ हाथ। राजा शराफत अली मुसलसल कोसर जहाँ को नीचा दिखाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे, और इस सिलसिले में कोई कच्चा काम नहीं करना चाहते थे। और ये कोठी गुमनाम तरीके से हासिल की गई थी, यानी अगर ये लोग चले जाते और कोठी के बारे में मालूमात हासिल की जाती तो पता ना चल सकता थे असल किराएदार कौन था। राजा साहिब इसी तरह की मुजरिमाना ज़हनियत रखने वालों में से थे। एक दोस्त को हैदराबाद भेजा गया था। अब इन राजा साहिब का शमशीरा बेगम के कोठे पर जाना तो मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो धमके देकर आए थे और जानते थे कि शमशीरा बेगम जैसी चालाक औरत कभी दोबारा ऐसे चक्कर में कभी नहीं फंसेगी, और ना ही कोसर को कोठे से अलग करेगी। इसके लिए एक नया किरदार पैदा किया जाना था, जैसे एक जागीरदार की हैसियत से शमशीरा बेगम के कोठे पर भेजना था। ऐसे सब्ज़ बाग दिखाए जाते कि शमशीरा बेगम मोम की तरह पिघल जाती, और इसके बाद ही खुद साजिश करके कोसर जहाँ को इस कोठी तक पहुँचा देती। ऐसा किरदार अदा करने के लिए कोई ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं थी, इसलिए हैदराबाद के एक ख़ास आदमी को तैयार किया जाना था, और उसके बारे में भी हैदर खान ने बताया था। और हैदर खान में राजा साहिब के दोस्तों में से था। जिस शख्स को इस सिलसिले में बुलाया जाना था वो एक टीवी आर्टिस्ट था, और इसके फ़न के बारे में कुछ इस तरह बताया गया था कि राजा शराफत अली बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए थे। बहरहाल हैदर खान को वहाँ भेज दिया गया, और इन दिनों शहजादा सुल्तान की आमद का इंतज़ार हो रहा था। ये नाम राजा शराफत अली को बताया गया था। फिर अचानक ही राजा साहिब ने रहमत खान और नवाबुद्दीन को इशारा किया। वो दोनों इसके करीब पहुंच गए। यार तुम लोग क्या कर रहे हो? वक्त देखा तुमने? बहुत बुरा वक्त है राजा साहिब, फजूल बातें मत करो, तेज़गाम आने वाली होगी। हैदर खान इसी से आ रहा है, बस जा रहे हैं। हाँ जल्दी जाओ, और फिर ज़रा लोगों पर भी रोब डालना है। बस जनाब चलते हैं हम नहीं नवाबुद्दीन, तुम खुद चले जाओ। ठीक है। नवाबुद्दीन तो कार में बैठकर चला गया। राजा साहिब ने रहमत खान को देखा और बोले, भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है रहमत खान,
बस जनाब, ये भी हर एक के बस की बात नहीं होती। इन तवाइफों को ये पता नहीं था कि किससे पंगा ले रही हैं। बस क्या कहूँ, वो औरत हसीन है और इसमें भी कोई शक नहीं कि इंतहाई पुरकशिश है। हालांकि जहाँ तक मेरे इल्म में आया है, 2 बच्चों की माँ है। बाखुदा अगर मुझे इससे इश्क हो जाता तो हर कीमत पर इसे ख़रीद लेता और इतना कुछ देता कि वो किसी और चीज़ की ज़रूरतमंद न रहती। लेकिन अब तो मैं इसकी सूरत पर सिर्फ थूकना चाहता हूँ। इसने मेरी तौहीन की है और इस तौहीन का बदला लेने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, वरना कोई और बात होती तो अब तक न जाने क्या कुछ हो गया होता। आप ठीक कहते राजा साहिब, आन बान पर तो ज़िंदगी भी कुर्बान की जा सकती है, रहमत खान ने कहा और राजा साहिब खला में घूरने लगे। इनकी आंखों में खून की सुर्खी लहरा रही थी। कौसर जहाँ पर इन दिनों अजीब सी बीत रही थी, न जाने कैसे कैसे असरात ने घेर रखा था। वो इंसान था या छलावा, एक रात के लिए आया, दिलो दिमाग खरीदे और इस तरह गुम होगा कि खलाओं में भी उसका निशान न मिले। छोड़ गया था तो बस यादें जो साथ नहीं छोड़ती थी। न जाने कैसे कैसे ख्वाब देखती रहती थी। इस वक्त भी ऐसी ही कैफियत थी। दिल को बेचैनी का एहसास हुआ तो उठकर खड़ी हो गई और बाहर निकलकर बालकोनी में जा खड़ी हुई। बाहर तारों भरा आसमान फैला हुआ था। चांद अलबत्ता अभी तक निकला नहीं था। गहरी तारीकियों में टिमटिमाते सितारे झिलमिल झिलमिल कर रहे थे। वो सोचने लगी, ये सितारे उम्मीदों का रोशन चिराग हैं, लेकिन यहाँ चांद का वजूद कहीं नहीं है। न जाने कहाँ खो चुका है मेरा चांद। कब तक इंतज़ार करूँ, कब तक तुझसे आस लगाए रखूँ। कि दुनिया का कहना गलत है कि तारीख़ वाकई अपने आप को दोहराती है, कि ज़मीन गोल है। क्या तू सितारों के साथ साथ एक बार फिर गर्दिश करता हो मेरी कायनात में दाखिल नहीं हो सकता? क्या कोई ऐसा लम्हा आएगा? कहाँ है तू? कितना बड़ा साहिर है। अपना शहर तो छोड़ गया मुझ पर, और वो भी मुझ जैसी औरत पर जो 2 टके की औकात रखती है। साहिर था तो किसी ऐसी शहजादी पर अपना असर फूंकता जो तेरी तलाश में अपनी पूरी सल्तनत को मसरूफ़ कर देती। मेरा तो कोई नहीं है, मुझसे तो कोई तदबीर भी नहीं होती। ये रात आंखों आंखों में कट गई। फिर सुबह हो गई और वो बाहर निकल आई। बावर्ची खाने में काम हो रहा था। सब जिंदे बातें कर रहे थे। वो बावर्ची के पास पहुंच गई। ये क्या हो रहा सुबह ही सुबह? गन्ने के रस की खीर पक रही है। रात को तैयब अली ने गन्ने का रस भिजवाया था देख भर के, और शमशीरा बेगम ने इसकी खीर चला दी। रात भर तो धीमी आंच पर पकती रही। अब तैयार होने के करीब है। वो चाय वगैरह का भी बंदोबस्त हो जाएगा? अभी हो जाता है जी, बना दो, कौसर जहाँ ने कहा और गुसल खाने की जानिब चल पड़ी। तबीयत पर सख्त कसलमंदी तारी हो रही थी। बदन टूट रहा था। गुसल ने तबीयत बहाल कर दी, लेकिन जब बावर्ची चाय लेकर आया तो 2 प्याले ट्रे में रखी हुई थी। ये 2 प्याले क्यों ले आए? शमशीरा बेगम भी आ रही हैं? अभी आई थी, पूछ रही थी आपका। मैंने जवाब दिया चाय के लिए कहकर नहाने गई हैं। कहने लगी मेरी चाय भी इन्हीं के पास पहुंचा देना, मैं भी आ रही हूँ, मुंह पर पानी का छींटा मारकर। थोड़ी देर के बाद शमशीरा बेगम कमरे में दाखिल हो गई। चेहरे पर मोहब्बत का नूर बिखरा हुआ था। आंखों से ममता टपक रही थी। कौसर जहाँ के करीब पहुंचकर पिशानी पर बोसा दिया और सामने बैठकर चाय की प्याली उठा ली। आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? नींद नहीं भरी क्या? मैं समझ गई, तस्नीम ने तंग किया होगा। मैं कहती हूँ तुम इसे मेरे पास सुला दिया करो, मगर तुम नहीं मानती। नींद काली हो जाती है, सर में दर्द बैठ जाएगा। कल से इसे मेरे पास छोड़ दिया करो। नहीं अम्मा, इसे पास सुलाना अच्छा लगता है, आदी हो गई हूँ, कौसर जहाँ ने कहा, और शमशीरा बेगम की आंखों में नमी आ गई। चाय की प्याली से निकलती भाप को घूरती रही, फिर बोली, अल्लाह मोहब्बतों के रिश्ते इतने मजबूत क्यों कर देता है? वक्त इंसान को क्या से क्या बना देता है। मोहब्बतें तो सब एक ही जैसी हुआ करती हैं, लेकिन औलाद की मोहब्बत एक ऐसा तजर्बा होता है जो इंसान ने कभी नहीं किया होता। जब तुम इतनी सी थी, सब यही काम हुआ करते थे। मैं मुजरा करती थी और कभी कानों में तुम्हारे रोने की आवाज़ पहुंच जाती तो कदम लड़खड़ाने लगते। उस्ताद टोकते थे, लेकिन कौन इन्हें बताता कि इस वक्त दिल कहाँ रक्स कर रहा है। पैरों का राब्ता दिल से टूट चुका है। कौसर शमशीरा बेगम को देखा और आहिस्ता से बोली, हाँ अम्मा, ऐसा ही होता है, चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। शमशीरा बेगम ने कहा और कौसर जहाँ चाय के घूंट लेने लगी। शमशीरा बेगम बोली, एक बात कहूँ, अगर दिल न तोड़ने का वादा करो, मजाक ना उड़ाओ, जलील ना करो। नहीं अम्मा, खुदा ना करे, आप ऐसा क्यों समझती हैं? बस मेरी बदनसीबी है कि आपको मुझसे हज़ारों शिकायतें पैदा हो गई हैं, वरना आपके तो बड़े हकूक़ हैं मुझ पर। काश वक्त मुझे इन हकूक़ को पूरा करने का मौका देता। देखो जो कुछ मैं कह रही हूँ, मेरी नीयत पर शक किए बगैर सुनना। कहिए ना, ये रस की खीर पकाई है। तुम्हें इस बात का पता है कि जब भी मैं रस की खीर पकाती हूँ तो कौन मेरे साथ बैठकर खाता था? इकराम, कौसर जहाँ ने जवाब दिया।
शौक में तो पका ली, लेकिन अब खाने को दिल नहीं चाह रहा। अभी थोड़ी देर में पककर तैयार हो जाएगी, मगर मैं नहीं चखूंगी। क्यों अम्मा? कौसर जहाँ तजुब से बोली और शमशीरा बेगम सिसके लेने लगी। कौसर जहाँ जल्दी से उठी और इनके करीब पहुंच गई। अम्मा तुम मेरे सर की कसम चुप हो जाओ। अगर मेरे थोड़े बहुत इख्तलाफ हो गए तो तुम सोचने लगी कि मैंने तुमसे माँ का दर्जा छीन लिया है, तो ये गलत है। बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? इकराम याद आ रहा है। मैं नहीं खाऊंगी ये खीर इसके बगैर। अम्मा, कह दिया बस मैंने। जब मेरे सामने प्लेट लिए बैठा होगा और कहेगा नन्नू कितनी मज़ेदार है, तभी मैं चखूंगी। शमशीरा बेगम ने इस तरह दर्द भरे लहजे में कहा कि कौसर जहाँ की आंखों में भी आंसू आ गए। लो, ये भी कोई ऐसी बात है? कान पकड़कर बुलवा दीजिए इसे, शाहजी के घर होगा। बल्कि आज तो छुट्टी होगी इसकी स्कूल से। हाजू को भेज दीजिए, कह दीजिए नन्नू ने बुलवाया है। कैसी बातें कर रहे कौसर जहाँ? वो कहीं और रहता है, अब यहाँ कहाँ होता है? वो फिर जब हमारा पैगाम पहुँचेगा तो पहले सारी तहकीकात होंगी। कहा जाएगा कौन है जिसे इकराम की तलब है। हज़ारों सवाल किए जाएंगे इसके बारे में, और फिर फैसला किया जाएगा कि इसे भेजा जाए या ना भेजा जाए। कौसर जहाँ ने शमशीरा बेगम की तरफ गौर से देखा, फिर बोली आप ऐसा करें, हाजू को बुलाएं, मैं भेजती हूँ शाहजी के पास। अपने नाम से बुलवाऊंगी, कैसे नहीं आएगा? ठीक है। शमशीरा बेगम ने गर्दन हिला दी और कौसर जहाँ ने खुद ही हाजू को आवाज़ दी। हाजू तुम्हें पता घर में क्या पका है? रस की खीर। हाजू ने आंखें बंद करके झूमते हुए कहा। इन्हें क्या हो गया अम्मा? कम वक्त जैसी मनहूस सूरत वैसी मनहूस आते भी हैं। रात को कुछ देर जाग लिया था, थोड़ी देर रस की खीर पकाने के सिलसिले में बस मौत आ गई। कितने जुल्म करोगी शमशीरा बेगम, कितने जुल्म। जुल्मों का भी हिसाब होता है और योम हिसाब दूर नहीं। हाजू ने कहा तो गारत क्यों नहीं हो जाते? तुम 2-4 घड़ी सो भी लिए, बाकी बेचारे तो खीर ही घोटते रहे। आखिर तुमने किया क्या है? कुछ किया होता तो इससे तुम्हारे दर पर पड़े होते। दफान हो जो अपनी मनहूस सूरत लेकर। कौसर जहाँ, तूने इसे क्यों बुला लिया? हाजू होश में आओ, चाय पियो, तुम्हें कुछ काम करना है। बीबी 1 बजे तक सारंगी घसीटते रहे, इसके बाद तकदीर हमें घसीटती रही। कोई काम हो तो बता दो, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। शाहजी के पास जाना है तुम्हें, कौसर जहाँ ने कहा और हाजू की आंखें खुल गई। अपनी जगह से 2 फीट ऊंचा। शाहजी? कौन से शाहजी? अरे वही रबनवाज शाह के पास। अरे बाप रे, क्या हो गया? हाजू ने घिघियाकर कहा। उनके पास जाना है तुम्हें, समझ रहे हो ना? होश में आ जाओ। क्या करना है वहाँ जाकर? इकराम को बुलाकर लाना है। कहा मैंने बुलाया है। हाजू ने छत की तरफ देखा, आंखें घुमाई, इसके बाद घूम गए, फिर बोला मौत से पहले 1 प्याली चाय तो इंसान का हक है, क्या हमें भी मिल जाएगी? मैं तो पहले ही कह रही थी कि 1 प्याली चाय पी लो ताकि आंखें खुल जाए। अब अपनी प्याली में चाय दे दे आप हाजू को, दूसरी प्याली कहाँ से मंगवाती फिरेगी? इन्हीं का झूठा खा लिया था तो आज ही हालत हो गई। ठीक है, दे दो। देखो मेरा जीना जलाओ हाजू, झाड़ लूंगी और साथ मारूंगी तुम्हारे सर पर। मेरा झूठा खा लेते तो शक्ल सूरत से मर्द नजर आते, लगते हो हिजड़े के हिजड़े। शमशीरा बेगम ने कहा और हाजू ने आंखें फाड़ दी। फिर एकदम हंस पड़ा और बुरी तरह कह के लगाने लगा। फिर इसने कहा खैर जो आप मुँह से कहेंगी वो हम नहीं कह सकते। यानी आपका झूठा खाने से लोग सूरतों से मर्द नजर आते हैं। सुन रहे कौसर जहाँ बेगम, अब तो उर्दू की भी गलतियां होने लगी है। शमशीरा बेगम ने चाय की प्याली उठाकर हाजू की तरफ फेंकनी चाहिए, लेकिन कौसर जहाँ ने हाथ रोक दिया। इसका तो दिमाग खराब है अम्मा, चलो चाय पियो और दफा हो जाओ। हाजू ने चाय का पहला घूंट मुंह में लिया था कि सारी की सारी चाय मुंह से बाहर आ गई। दरवाजे में इकराम खड़ा हुआ था। शमशीरा बेगम हैरत से मुंह खोल कर रह गई। फिर उन्होंने गहरी निगाहों से इकराम का जायजा लिया। इस वक्त भी वो शहजादों जैसे लिबास में था, चेहरे पर बिजलियां कूद रही थी, नीली आंखों में मुस्कुराहटें रक्सा थी। शमशीरा बेगम का कलेजा कबाब हो गया, लेकिन फौरन अपने आप को तब्दील किया। इकराम की आंखों में हमेशा ही शरारत हुआ करती थी। माहौल को देखता हुआ बोला खूब खूब, ये क्या हो रहा है? हुकूमत वक्त कुछ सुस्त सी नजर आ रही है। इकराम आते ही नन्नू के पीछे न पड़ जाया कर, याद करके रो रही थी तुझे और तूने इन्हें छेड़ना शुरू कर दिया। अब अल्फाज में तब्दीली करनी पड़ेगी बाजी। बहरहाल हाजिर हो गया हूँ, छुट्टी का दिन है, शादी ने नाश्ते के लिए बुला लिया था, नाश्ता करके आ रहा हूँ। अरे नाश्ता कर लिया? शमशीरा बेगम के मुंह से बेख्तियार निकला। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अम्मा, रस की खीर का सुनकर तो खुद ही पागल हो जाएगा और तुम्हारे गले लग जाएगा। कौसर जहाँ ने इकराम को इशारा किया और इकराम मुस्कुराने लगा। तो रस की खीर पकी है? हाँ, तो याद नहीं कि जब भी रस की खीर पकती थी अम्मा के साथ बैठकर खाता था तो तुम दोनों ही को सबसे ज़्यादा शौक था। हमारे लिए हुक्म क्या है? हाजू ने कहा और चाय की प्याली वापस रख दी। बस ज़रा अंदर आ जाओ, 2-4 जूते खा कर जाओ, मनहूस कहीं के।
शमशीरा बेगम बोली, नहीं नहीं, अब जूते खाने की क्या ज़रूरत है, अब रस की खीर तो तैयार होगी। राजू ने कहा और बाहर निकल गया। अम्मा तुझे बुरी तरह याद कर रही थी, सुबह ही सुबह रोती मेरे कमरे में आ गई। देख इकराम, तो अम्मा की इज्जत किया कर, वरना मैं तुझसे बोलना छोड़ दूंगी। अरे बाप रे, घर का माहौल तो इस तरह तब्दील हो गया जैसे सियासी तब्दीलियाँ होती हैं दुनिया की जोग्राफी की मानिद। शमशीरा बेगम के कोठे पर चलो। बात अगर खीर की है तो कोई तलखी जुबान से निकालनी चाहिए, वरना खीर की मिठास भी कम हो जाती है। कौसर जहाँ ने शमशीरा बेगम की तरफ देखकर बोली, 4 दिन से स्कूल जाने लगा है, जरा बातें तो सुनो, मुफक्किर आजम बन गया है। शमशीरा बेगम पूरी तरह अदाकारी के मूड में थी। इकराम को देखने लगी और फिर देखकर खड़ी हो गई। दोनों हाथ आगे बढ़ाए और इकराम की जानिब कदम बढ़ाकर लपकी तो इकराम एक कदम पीछे चला कर बोला, रोको बाजी रोको। मोहब्बतें जब अचानक नफरतों की हदूद से निकलकर ऐसी वुसअतें इख्तियार कर जाती हैं तो इसके पसे पर्दा फितरत नहीं होती। क्या बक बक लगा रखी है तूने। बहुत कुछ सीख लिया मैंने इस दौरान शाहजी से। ये नन्नू जो है ना, इनके बारे में शाहजी का तज़िया ये है कि एक होता है शीशनाग, दूसरी इसकी मादा होती है। शीशनाग तो बहुत शरीफ होता है, लेकिन ये जो मादा होती है ना, वो सांपों के पूरे कबीले पर हुक्मरानी करती है। बहुत ही चालाक और बहुत ही जहरीली होती है। तो जो हमारी नन्नू है ना, दर हकीकत शीशनाग की मादा है। शमशीरा बेगम के हाथ रुक गए। शाहजी का नाम सुनते ही आंखों में आग रोशन हो गई, लेकिन इस वक्त कमज़ोर नहीं पड़ना था। इस वक्त कमज़ोर पड़ने का मतलब ये था कि जो मनसूबा जहन में बनाया वो सब चौपट हो जाए। ये रस की खीर और ये सारा हंगामा सुबह भी मकसद नहीं था। इसके लिए एक बाकायदा मनसूबा जहन में आया था। कहने लगी, देखा कौसर जहाँ, कितना बेहकादी से शाहजी ने हमारे खिलाफ। अम्मा तुम इसकी बातों की बिल्कुल परवाह ना किया करो, चलो खीर निकलवाओ, मैं भी चखूंगी। शमशीरा बेगम मरे मरे कदमों से बाहर निकल गई। कौसर जहाँ इकराम को सिखाने लगी, बुरी बात है इकराम, इंसानी तो होता है बेटा, कभी कभी दिल में माजी जाग उठता है। वो तुम्हारी नानी और मेरी माँ है। बाजी तुम इनके फ्रेब में आ जाओ तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरा तजर्बा यही कहता है कि नन्नू दर हकीकत शीशनाग की मादा है। और अगर कोई तेरी माँ को ऐसा कहे तो। कौसर जहाँ ने इकराम को घूरते हुए कहा, क्या मतलब, ये क्यों भूल जाता है कि वो मेरी भी माँ है। सुन एक बात कहूँ बाजी, खीर तो मेरी पसंद की होती है, मैं खाऊंगा इसे, लेकिन एक प्लेट में निकलेगी, और अगर तुमने भी साथ होगी तो ठीक, मगर पहला चमचा नन्नू उठाएंगी और जब 4-5 चमचे वो खा लेंगी तब मैं और तुम खीर की प्लेट में हाथ डाल देंगे। ये शर्त है मेरी। अरे क्यों, बस है, क्योंकि क्या सवाल है। मैं नन्नू से इस बात की तवक्को रखता हूँ कि वो खीर में जहर मिलाकर मुझे दे दें। खुदा की पनाह, तेरा दिल इतना बुरा हो चुका है। हाँ बाजी, तुम ही समझती रहो, मुझे मजबूर मत करना। इकराम ने ऐसे लहजे में कहा कि कौसर जहाँ को खामोश होना पड़ा। बहरहाल ड्रामा जारी रहा। खीर खाई गई। इकराम के कहने के मुताबिक ही अमल हुआ था। इसके कहने से हटकर इसने खाने ही से इनकार कर दिया था। फिर इकराम तो चला गया, लेकिन शमशीरा बेगम कौसर जहाँ के पास बैठकर तस्वीर बहाने लगी। कौसर जहाँ की आंखों में हमदर्दी उभर आई। माँ थी आखिर, कुछ भी था। कहने लगी, तुम इसकी बातों को ज़रूरत से ज़्यादा एहसास करने लगी हो अम्मा। तुमसे मजाक कर लेता है, उसका शुरू से आदी है। नहीं बस ऐसी बातें सोचते ही थे कि आंसू निकल आए। वो क्या अम्मा, जब से शाह मोहल्ले में आए हैं और उन्होंने इकराम के सर पर हाथ रखा है, कितनी तब्दीलियाँ हो गई हैं। एक ज़माना था कि हमारे कोठे का डंका बजता था, और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस कोठे को 4 चांद तुमने लगाए थे कौसर जहाँ। मगर अब मैं समझ रही हूँ कि तुम दोनों को पता नहीं क्या हो गया। देखो कौसर जहाँ, ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि हम लोग क्या हैं। हमारे यहाँ रौनक मेहमानों से होती है, या सिर्फ साजो आवाज़ की सौदागरी होती है। साजो आवाज़ से रिश्ते तोड़ोगी तो बेटा तो खुद सोचो हम कहाँ जाएंगे। हमें कोई इज्जतदार इज्जत नहीं दे सकता, कोई भी नहीं होता हमारा। पता नहीं ये शाह साहिब हमारी ज़िंदगी छीन लेने पर क्यों तुल गए हैं। मगर अम्मा, हमारे मामले में कब आड़े आते हैं। हाय, यही तो तुम्हारी मासूमियत है। अभी तुमने देखी दुनिया ही कहाँ है। कुछ नहीं समझती तुम, कुछ नहीं समझती। हम अपने कोठे पर मुजरा करते हैं अम्मा, शाहजी हम इससे कहाँ रोकते हैं। मगर वो हमारे मामलात में मुदाखलत करते ही क्यों हैं। हमारे इनसे क्या रिश्ता है आखिर। या और भी तो कोठे वालियाँ हैं, शाहजी ने कभी तो उन पर हाथ नहीं डाला। छोड़िए, आपको पता नहीं कैसी कैसी परेशानियाँ खुद पर सवार कर लेती हैं। कैसे छोड़ दूँ, तुम लोगों का मुस्तकबिल है, और अभी नन्ही सी जान भी सामने आ गई है। तुमने खैर उम्र गुजार ली है, लेकिन अब कोठों का माहौल बदल गया है। इधर वो गजाला व शबान है कि कुछ करने की नहीं देती। बताओ हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। खैर इसकी फिक्र मत करो। मेरा भी दिल नहीं चाहता अम्मा के तस्नीम जवान होकर कोठे वाली बने, नाच गाना करे,
میں تو یہ چاہتی ہوں کہ اکرام کسی قابل ہو جائے تو دال روٹی ہی صحیح گزارا کر لوں۔ نہیں جینے دے گی بیٹا دنیا۔ ہاں اگر کوئی دولت مند ہاتھ آ جائے، عزت داری سے اپنا کوئی مقام بنا لو تو شاید کوئی بات بن جائے، ورنہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہمارے جاننے والے ہمیں کبھی عزت کا مقام نہیں دیں گے، یہ سمجھیں گے کہ کوٹھے چھوڑ کر اب گھروں میں آ بیٹھے ہیں نئے شکار کرنے کے لیے۔ تو پھر یہ بتائیے آخر کریں کیا؟ دیکھو جو حاصل ہو سکے اسے حاصل کرو، وقت بار بار نہیں آتا، لوگ آتے ہیں۔ ایک سائی آئی ہمارے پاس، ایک صاحب ہیں، نام ہے شہزادہ سلطان، کہتا ہے کہ کوثر جہاں بیگم سے تنہائی میں ملاقات کرا دی جائے، جو مانگے وہ دینے کو تیار ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ کوٹھی لینا چاہو تو کوٹھی لے لو، دولت لینا چاہو تو دولت لے لو، سونے کے زیورات بھیجے ہیں، آنکھ کے اندھے گانٹ کے پورے ہیں۔ کیا کہتی ہو؟ تنہائی میں ملاقات سے کیا مراد ہے اماں؟ وہ اپنی کوٹھی میں تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ واہ اماں واہ، سارے بت توڑ دیے ایک لمحے کے اندر اندر۔ نہیں غلط سمجھ رہی ہو، بہت پاکیزہ ماحول میں ملنا چاہتے ہیں وہ۔ واہ اماں واہ، آغاز آواز اور جسم سے کیا تھا؟ ایک چیز واپس لے لی اس میں سے، آواز تو دے دی ہے نا آپ کو، جسم پامال نہ کرے تو کون سی سی مشکل پیش آ جائے گی۔ میرا اب دل نہیں چاہتا بدن فروشی کو اماں۔ تسلیم کو دیکھتی ہوں، یہ میرے سینے سے لپٹتی ہے۔ اکرام جوان ہو گیا ہے، خدا کے لیے میری بات مان لے، میری آواز کا سودا جہاں چاہے کر لے، جسم کا سودا نہ کرے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اور اگر میں نے تیری مرضی مان لی تو تو میری مرضی مان لے گی؟ میں سمجھی نہیں اماں۔ مطلب یہ ہے کہ شہزادہ سلطان اگر تجھ سے تھوڑی دیر ملاقات کرنا چاہیں تو کرے گی، جب چاہو انہیں کوٹھے پر بلا لو۔ نہیں یہی تو گڑبڑ ہے، نہیں آ سکتے، بہت ہی باعزت گھرانے سے ہیں، ماضی میں ان کے باپ دادا ہندوستان کے بہت بڑے رئیس تھے، اور اب بھی ان کے شناسہ ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کب بھیس بدل کر کوٹھے پر آئے تھے، تمہیں تو پتہ بھی نہیں چل سکا، تمہاری آواز کے جال میں پھنس کے اب تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے ملاقات چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ تم سے کوئی جسمانی روابط قائم نہیں کریں گے، بس اپنی اصل حیثیت سے تمہیں سنیں گے۔ تم نے ان سے وعدہ کر لیا ہے؟ تم سے پوچھے بغیر وعدہ کیسے کر سکتی تھی؟ پھر بھی کہہ دیا کہ کوشش کروں گی، شرط یہ ہے کہ میری کوثر جہاں کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہو۔ قسمیں کھائی گئی ہیں اور کہا گیا ہے جس طرح چاہو اعتماد اور اعتبار کر لینا۔ کب جانا ہے؟ آج دوپہر کو بیٹی۔ کوثر جہاں گردن جھکا کر سوچ میں ڈوب گئی، سمجھ تو سب گئی تھی، بیوقوف نہیں تھی، لیکن ماں نے جو انداز اختیار کیا تھا اس سے جال میں پھنس کے کہنے لگی، ٹھیک ہے اماں، جیسے تم پسند کرو، کس وقت جانا ہوگا؟ بس 2-2:30 بجے تک وہاں پہنچ جانا ہے، مگر کوثر جہاں وہی مشکل درپیش ہے کہ شاہ جی راستہ نہیں روکیں گے۔ اب تم بتاؤ اس کے لیے میں کیا کروں؟ ذہن میں ایک ترکیب ہے میرے، بولو۔ دیکھو حاجی اور غلام شاہ تو نگاہوں میں آ چکے ہیں، تم باورچی کے ساتھ دوائی کی شیشی لے کر تانگے میں نکل جاؤ، کہنا مزنگ والے حکیم صاحب کے ہاں جا رہی ہوں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں بھی تانگے میں بیٹھ کر آرام سے آ جاؤں گی۔ ہم تم دونوں شاہی مسجد کی سیڑھیوں پر مل لیں گے، پھر وہاں سے ہم چل پڑیں گے جہاں طلب کیا گیا ہے۔ جیسا تم چاہو اماں، ذرا کپڑے ڈھنگ کے پہن لینا اور برقع اوڑھ لینا، وہاں جا کر برقع اتار لیں گے۔ ٹھیک ہے اماں، کوثر جہاں نے کہا، اور شمشیرہ بیگم اسے تھوڑی دیر تک اونچ نیچ سمجھاتی رہی، پھر باہر نکل گئی۔ باہر حاجی اور غلام شاہ موجود تھے۔ شمشیرہ بیگم نے انہیں دیکھا اور ایک لمحے کے لیے سکتے میں آگے، پھر بولی، آؤ ذرا میرے کمرے میں۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے دروازہ اندر سے بند کرے اور بولی، کیا کہہ رہے تھے تم دونوں وہاں؟ انعام لینے کی تیاریاں۔ حاجو نے کہا، میری جان پر جس طرح بنتی ہے میں ہی جانتی ہوں، اور تم ہو کے کتے کے پلوں کی طرح کیوں کیوں کرتے رہتے ہو۔ پھر کام میں ہماری دعائیں شامل رکھا کرو شمشیرہ بیگم، وہ ہے تم پر اور تمہاری دعاؤں پر۔ بھلا تم جیسے گندے منہ سے دعائیں پوری ہوتی ہوں گی؟ فضول باتیں کرتے ہو۔ اب جو ہی کہو، ہمارا انعام بیچ میں سے نکال دینا ورنہ نقصان ہی اٹھاؤ گی۔ اے حاجو، کبھی موت نے تمہاری طرف رخ نہیں کیا؟ لو ایسی کیا بات ہے، اس وقت بھی تم ادھر ہی منہ کیے کھڑی ہو شمشیرہ بیگم۔ حاجو نے کہا، نکلو، چلو نکلو یہاں سے۔ شمشیرہ بیگم نے غلام شاہ اور حاجو کو دھکے دے کر ہال سے باہر نکال دیا۔